गुड मॉर्निंग एवरीवन, अ वेरी वेलकम टू स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट। जैसा कि आपको पता है कि हम इंटरनेशनल रिलेशन में अप्रोचेस को कवर कर रहे थे, उसी कड़ी में हम जो बात कर रहे थे कंस्ट्रक्टिविज्म की बात कर रही थी। हमने रियलिज्म और लिबरलिज्म को कवर कर लिया था और अब जो है हम कंस्ट्रक्टिविज्म की ओर देख रहे थे। यानी कि जब आप इंटरनेशनल रिलेशन के सिलेबस को देखोगे, जो फर्स्ट टॉपिक है वो है जो है आपका अप्रोचेस कवर करना है। और उस अप्रोचेस में जो हमने बात की थी वो हमने बात कर ली थी रियलिज्म की, हमने बात कर ली थी आइडियलिज्म की यानी कि लिबरलिज्म की। जो आगे जो टॉपिक हमें कवर करना है वो करना है सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की, और उसके बाद जो है हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे वो मार्क्सिज्म की करेंगे। तो इस कड़ी में जब हम देखेंगे स्ट्रक्चरल सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि कैसे जो है कुछ कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो रियलिज्म में आए और कुछ न्यू लिबरलिज्म में आए, जिसकी वजह से हमारी जो नेक्स्ट थियरी सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की जन्म हुई। और इसी वजह से हम क्या कर रहे हैं, इन चीज़ों को समझने के लिए मार्क्सिज्म को थोड़ा सा डिले कर रहे हैं और इस फ्लो में पढ़ते हुए हम थियरी को कवर अप करना चाह रहे हैं। तो जब भी हम सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करेंगे तो हम उससे रिलेटेड, जैसा कि आपको पता है कि हम क्या करते हैं, हम सिलेबस को ध्यान में रखते हैं और पीवाईक्यू को एनालाइज करते हैं कि आखिर किस तरह के क्वेश्चन जो है एनटीए पूछता है। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन द पीवाईक्यू कि आखिर जो हमारी पीवाईक्यू है वो क्या कहती है। जब आप पीवाईक्यू को ध्यान में रख करके एनालाइज करोगे प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन को, तो आपको पता चलेगा कि जनरली जो कंस्ट्रक्टिविज्म से क्वेश्चन आता है वो होता है कि ये जो थियरी है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं और ये जो थियरी के मेन थिंकर्स कौन कौन से हैं। फिर जब हम बात करें आगे तो उसमें आपसे पूछा जाता है कि जो ये स्टेटमेंट है कंस्ट्रक्टिविज्म में, मान लीजिए कि आपको कोई स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और ये पूछा जाएगा कि ये जो स्टेटमेंट्स है वो किस थियरी को रिप्रेजेंट करता है। तो आपको क्या करना है, आपको इस थियरी के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ना है ताकि आप जो है उसको रिलेट कर सको ये किस थियरी से कोरिलेट करता है। जैसे कुछ कुछ जब भी आप पावर की बात करोगे तो वो रियलिज्म, इंटरेस्ट की बात करोगे रियलिज्म, जब लिबरलिज्म की बात करोगे तो आप फ्रीडम को ध्यान में रखोगे, इंस्टीट्यूशन को ध्यान में रखोगे, इंडिविजुअलिज्म को ध्यान में रखोगे। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको लिबरलिज्म में आते हैं। जब हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टिविज्म की तो वो कौन कौन से आइडियाज़ हैं जो कंस्ट्रक्टिविज्म को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये सब हमें देखना है इस लेक्चर के थ्रू। अब जब हम कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करेंगे तो कुछ कुछ जो थिंकर्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरली आप वेंड को देखो, ये जो है ना थिंकर्स, ये जो है जब भी आप कंस्ट्रक्टिविज्म को पढ़ो वो क्वेश्चन आते हैं कि विच थिंकर्स इज रिलेटेड टू कंस्ट्रक्टिविज्म, या हो सकता है आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग में थिंकर्स के नाम और थियरी जो है ना वो मिल जाए। तो आपको इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं उनको जानना चाहिए। जब हम बात करते हैं थिंकर्स की तो कुछ थिंकर्स और उनकी इंपॉर्टेंट बुक जैसे वॉल्ट, वेंट, मॉर्गेनथाउ, ये सब जो जब भी आप थियरी को कवर करें तो उसके थिंकर्स और उनके बुक को जरूर कवर अप करें। और ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो उसी चीज़ों को ध्यान में रख करके, उसी चीज़ों को फोकस में रखकर हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टिविज्म को कवर अप करेंगे। नाउ कमिंग टू द बेस्ड ऑन दिस एनालिसिस लेट्स सी द ओरिजिन ऑफ द कंस्ट्रक्टिविज्म। तो जब भी हम कंस्ट्रक्टिविज्म को देखते हैं तो हम देखते हैं कि आखिर ये कंस्ट्रक्टिविज्म, क्योंकि आप देखो ना, जब हमने बात की थी रियलिज्म की, जब हमने बात की थी लिबरलिज्म की, तो हमने देखा है कैसे कैसे नए नए ऑफशूट्स हैं और उन्होंने अपनी कमियों को दूर किया। बट जब उनके ब्रांचेस आए तो फिर आखिर क्या जरूरत है कि कंस्ट्रक्टिविज्म आए। तो जब आप नियो रियलिज्म की बात करोगे तो आप जनरली देखोगे वो अनार्की की बात करते हैं, वो सेल्फ हेल्प की बात करते हैं। और जो न्यू रियलिज्म में आप देखो केनेथ वॉल्ज की जो आइडिया है वो स्ट्रक्चर की बात करते हैं, स्ट्रक्चर प्लस यूनिट की बात करते हैं। वॉल्ज की जो आइडिया है न्यू रियलिज्म में सारी जितनी कमियां थी क्लासिकल रियलिज्म में उसको दूर करने की कोशिश की, जैसे कि स्ट्रक्चर, हायरार्की, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। ये सब जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो जनरली आपको पूछे जाते हैं, ये कौन से कॉन्सेप्ट जो है किस थियरी से रिलेटेड है। और इसमें वॉल्ज के कॉन्सेप्ट जो है न्यू रियलिज्म के उन्होंने कोशिश की। अब जब भी हम कंस्ट्रक्टिविज्म की बात कर रहे हैं तो हम इन चीज़ों की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये बात तो हमने पहले भी कर ली। प्रॉब्लम यहीं पे है। प्रॉब्लम ये है कि फिर उसके बाद जब आप देखोगे न्यू लिबरलिज्म आपने देखा कि इंडिविजुअल की बात करता है, कैपिटलिज्म की बात करता है और मटेरियल एस्पेक्ट पे ज़्यादा जोर देता है। बट ये जो थियरी थी, ये जो ब्रांचेस थी, ये जो एग्जिस्टिंग थियरी थी वो क्या हो गई, फेल हो गई। फेल ये तब हो गई जब ये क्या की, जब कोल्ड वॉर आया तो ये जो थियरी है दिस थियरी फेल टू प्रोडिक्ट द व्हाट हैपन आफ्टर द फॉल ऑफ द बर्लिन वॉर। यानी कि जब 1989 में जब कोल्ड वॉर जब खत्म हुआ तो उसके बाद ये जो थियरी थी दिस थियरी इज बिकम फेल्ड कि आखिर
बर्लिन बर्लिन जो वॉल था उसका जो डिस्ट्रक्शन हुआ, ये जो थियरी थी, जो एग्जिस्टिंग थियरी है, ये बता पाने में असक्षम हो पाई, जिसकी वजह से आप देखोगे कि जो कंस्ट्रक्टिविज्म जो थियरी है ये हमारी लाइमलाइट में आई। और जितने भी थिंकर्स आप इनसे रिलेटेड, आप जो है ना वॉल्ट को देख लो, वेंड को देख लो, या फिर उनफ को देख लो, उसके बाद यानी कोल्ड वॉर के बाद, पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद ये जो थियरी है, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये ज़्यादा लाइमलाइट में आ गई, ज़्यादा फोकस में आ गई। तो कैसे ओरिजिन हुआ, कैसे डेवलप हुआ कोई भी थियरी, इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, किस संदर्भ में हम जो है ना थियरी को पढ़ते हैं, ये हमें समझना जरूरी है। क्योंकि जब भी आप लिबरलिज्म की बात करोगे, रियलिज्म की बात करोगे, ये जो है इंटर वॉर पीरियड में डेवलप हुई। तो जब जब भी हम कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करेंगे तो इसकी जो मेन आप रूट देखोगे इंटरनेशनल रिलेशन में, वो होती है पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद। पोस्ट कोल्ड वॉर के बाद इसलिए होती है क्योंकि वर्ल्ड जो होता है ना, इनकी जो मेन आइडियाज हैं वो कहते हैं कि जब भी आप इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ोगे, क्योंकि रियलिज्म जो है ना अनार्की स्टेट को ध्यान में रख करके बात करता है, लिबरलिज्म कैपिटलिज्म और मटेरियल पावर को ध्यान देखता है, लेकिन ये कहते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म, ये कहते हैं कि जो हमारी इंटरनेशनल रिलेशन है वो कुछ नॉर्म्स और आइडियाज और कुछ ऑर्डर पे बेस्ड है। यानी कि जब भी हम इंटरनेशनल रिलेशन को पढ़ें तो बिना स्टेट के बिहेवियर को जाने आप स्टेट को प्रिडिक्ट नहीं कर पाओगे। और यही जो थी ना, यही जो कमियां आपको देखने को मिलेगी कोल्ड वॉर में, जिसकी वजह से ये थियरी जो थी वो कोल्ड वॉर के एंड को प्रिडिक्ट करने में सक्षम नहीं हो पाई थी। और इसी कमी को दूर करने के लिए आप जो है ना कंस्ट्रक्टिविज्म लाइमलाइट में आता है। तो वर्ल्ड विदाउट नॉर्म्स एंड ऑर्डर, behavioral understanding is missing in the existing theory, that is neo-realism और neo-liberalism। और तब जाके जो हमारी जो थियरी आती है, नई थियरी, वो आप देखने को मिलेगी एज अ फॉर्म ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म। तो उन्होंने बात की थी, जब आप कोल्ड वॉर को प्रोडिक्ट नहीं कर पा रहे हो, जब जब आप स्टेट के बिहेवियर को नहीं पढ़ पा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो, एक बहुत बड़ी एस्पेक्ट जो है वो छोड़ रहे हो। प्लस में आप देखोगे कि ये जो थियरी थी न्यू रियलिज्म और न्यू लिबरलिज्म, ये क्या करती थी, स्टेट को मेन बिंदु मानती थी। आप लिबरलिज्म की बात करो, वो इंडिविजुअल को मानती थी। तो वो कहते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म कि अदर देन स्टेट दूसरे भी एक्टर्स हैं जिनको हमें समझना है इंटरनेशनल रिलेशन में। जैसे कि आप सिविल सोसाइटी की बात कर लो, एनजीओ की बात कर लो, वो क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग में एक बहुत बड़ी रोल अदा करते हैं। यानी कि जब भी आप स्टेट की बात करोगे तो ये क्या करते हैं, स्टेट के डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। चाहे आप देखो जितने भी आजकल क्लाइमेट चेंजेस ये सब हो रहे हैं, इसमें क्या कर रहे हैं एक्टिविस्ट या फिर सिविल सोसाइटी, वो क्या कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं गवर्नमेंट को, जिसकी वजह से आप देखो नए नए पॉलिसीज आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंजेस, इन्वायरमेंटल रिलेटेड नए नए चेंजेस आ रहे हैं। तो आप क्या ये कहते हैं कि अदर देन स्टेट देयर आर अदर्स एक्टर्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इंटरनेशनल रिलेशन। और तब जाके जो कंस्ट्रक्टिविज्म है, इन कमियों को नोट डाउन किया। कमी ये थी कोल्ड वॉर का कॉन्टेक्स्ट, दूसरी कमी ये थी कि नॉन स्टेट एक्टर, ठीक है, जैसे आप देख लो 9/11 में जो नॉन स्टेट एक्टर हैं वो भी क्या करते हैं, उसके बाद तो नॉन स्टेट एक्टर का ना आप जनरली देखोगे इन्फ्लुएंस आईआर में बढ़ जाता है। और ये जो बातें थी ना, ये जो चीज़ें थी, ये न्यू रियलिज्म और न्यू लिबरलिज्म में मिसिंग थी। फिर उन्होंने बात की कि जब भी आप स्टेट को पढ़ो तो स्टेट के बिहेवियर्स, स्टेट के वैल्यूज़, यहाँ पे जो लोग हैं जिससे स्टेट बनता है, उनके वैल्यूज़, उनके नॉर्म्स, उनके जो मेन बिहेवियर है, जो भी क्या करती हैं, स्टेट को इम्पैक्ट करती हैं। और इनके बिना इंटरनेशनल रिलेशन को समझना मुश्किल है। और इन तीनों को ध्यान में रख करके आप जो है ना कंस्ट्रक्टिविज्म का उदय होता है अंतर्राष्ट्रीय विषय में। जब हम आगे देखेंगे, यानी कि जब कंस्ट्रक्टिविज्म हमारे इंटरनेशनल रिलेशन में आ गया, तो कुछ चीज़ें हमें समझना है। समझना ये है कि जब भी हम बात करते हैं दुश्मन या दोस्त, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विषय में कंस्ट्रक्टिविज्म ये कहते हैं कि जब भी हम अंतर्राष्ट्रीय विषय में कहते हैं कि ये कंट्री हमारी दुश्मन है, ये कंट्री हमारा दोस्त है, ये हम किस बेसिस पे कहते हैं। यानी कि मान लीजिए कि उदाहरण के लिए समझते हैं कि आप जो है ना कहते हैं कि इंडिया जो है ना बांग्लादेश का सबसे अच्छा मित्र है, और दूसरी तरफ हम कहते हैं कि इंडिया पाकिस्तान जो है ना, एक तरह से हम कहते हैं कि इनके रिश्ते खराब है। आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि कैसे जो है ना देयर इज पिक्चर्स या फिर मीडियाज क्या करते हैं, शो करते हैं हमारे रिलेशनशिप को कि वी हैव अ गुड रिलेशनशिप विद द बांग्लादेश एंड इंडिया हैज़ अ बैड रिलेशनशिप पाकिस्तान। तो ये जो नोशन है, ये जो आइडिया है कि कौन सी कंट्री हमारे अच्छे दोस्त हैं, कौन सी कंट्री जो हमारे एनिमी है, ये कहाँ से फॉर्म होता है। और ये जो आइडिया है दोस्त और दुश्मन का, ये कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, कैसे बनावट में आता है, कैसे हम इन चीज़ों को समझते हैं। तो हमें इन चीज़ों को समझना जरूरी है। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि जब हम पैदा होते हैं बचपन में, हमें नहीं पता रहता है कि पाकिस्तान कौन सी कंट्री है।
जब आप फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं तो आप मूवीज़ के थ्रू, आप गानों के थ्रू आप क्या करते हो, या फिर बहुत सारे आप इंडिपेंडेंस डे नेशन आप सेलिब्रेट करते हो, तो आपको रियलाइज होता है कि पाकिस्तान इज़ द एनिमी कंट्री। ठीक है, तो ये जो मीडिया है, ये जो सिनेमा है, मीडिया, सिनेमा, और जितने भी आप देखते हो ना सोशल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि आपकी फैमिली हो गई, जैसे कि आपके नेबर्स हो गए, जैसे आपके टीचर्स हो गए, जैसे आपके बुक्स हो गए, कॉपी हो गए, ये क्या करते हैं, आप में कुछ वैल्यूज डेवलप करते हैं। और यही जो होता है ना नेशन लेवल पे हम समझते हैं, उसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिविज्म। और जब हम इसको सोशल लेवल पे अप्लाई करते हैं उसको कहते हैं सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक है, अब इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण जो कि आप डेली लाइफ में हर कोई रिलेट कर सकता है, जैसे मान लीजिए सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं, यानी कि सामाजिक रचना। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म कैसे यूज किया जाता है, थोड़ा सा इसको हम अपने डेली लाइफ पे समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कॉन्सेप्ट ऑफ जेंडर। ठीक है, इसको हम फिर से एक बार देखेंगे, लेकिन इसके बेसिक्स को समझ लेते हैं। ठीक है, जब भी हम कंस्ट्रक्टिविज्म की बात करते हैं और इसको डेली लाइफ में समझने की बात करते हैं, तो एक कॉन्सेप्ट आता है, वो है लिंग से रिलेटेड। मान लीजिए जेंडर से रिलेटेड। जेंडर क्या होता है, हमारी जो आइडिया रहती है लड़का और लड़की के प्रति, वो अलग अलग होती है, और ये आइडिया हमें कहाँ से मिलता है, समाज से मिलता है। समझ लीजिए कि मान लीजिए कि एक लड़का है और एक लड़की है, जब वो पैदा होते हैं तो उनकी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है कि लड़का जो होता है वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा उनके लिए एरोप्लेन आता है, या फिर उनके लिए जो होता है ना बहुत सारे जो उनके खिलौने होते हैं वो लड़कियों से अलग होती है। लेकिन जब लड़कियां खेलती है तो उनके लिए क्या होना चाहिए, देयर इज द बार्बी डॉल। ये देखो, ये टॉय की क्लासिफिकेशन है। जब भी आप या फिर उनको मिलता है किचन सेट। और जब भी कोई बॉयज के आप खिलौने देखोगे तो वो जनरली क्या होता है, या तो उनके पास गन होता है, या तो उनके पास हेलीकॉप्टर रहता है। तो ये जो नोशन है, ये सब नोशन कहाँ से डेवलप होता है कि लड़के को इन खिलौने से खेलना चाहिए, या फिर लड़कियों को इन खिलौने से खेलना चाहिए। लड़का जो होता है वो हमेशा ब्लू पहनता है, लड़की को हमेशा पिंक पसंद है। ये जो हमारी पसंद डेवलप है, ये जो हमारी कंस्ट्रक्शन, ये जो हमारी रचना डेवलप होती है जेंडर को लेकर के, लिंग को लेकर के, वो हमारे समाज से डेवलप होती है। और लड़के को ऐसे चलना चाहिए, लड़की को जोर से नहीं बोलना चाहिए, या फिर लड़के कभी रोते नहीं है। ये सब जो कॉन्सेप्ट है, ये जो हमारी अंडरस्टैंडिंग होती है, ये हमारी समाज से हमें दी जाती है। या फिर आप मूवीज़ के थ्रू देखते हो कि लड़कियां ऐसे फैशन करती हैं, ये सब हमें मूवीज़ डेवलप कराती है। और इसी को ना इंटरनेशनल रिलेशन में आप देखते हो कि कौन सी कंट्री जो है ना हमारे लिए दोस्त है, कौन सी कंट्री जो है हमारे लिए एनिमी है। ये सब आप देखो कि पॉलिटिकल एक्टर, ठीक है, जितने भी पॉलिटिकल एक्टर, या फिर आप मीडियाज, या फिर नेशनल टीवीज, या फिर बुक, ये सब क्या करती हैं, हमारी अंडरस्टैंडिंग। आप मीडिया जब भी देखोगे तो कुछ कुछ ऐसे जैसे लीडर्स, एक्सपर्ट्स की बात सुनोगे तो वो कहते हैं हमारे इस कंट्री के साथ अच्छे रिलेशन है, इतने सारे एमओयू साइन हुए, इतने सारे एग्रीमेंट हुए, तब जाके हमें पता लगता है कि दिस कंट्री रिलेशन इज़ वेरी गुड एंड दिस कंट्री रिलेशन इज़ इन टेंशन। तो ये जो कंट्री के जितने भी आप आइडिया देखते हो, स्टेट का इंटरेस्ट, ठीक है ना, स्टेट का इंटरेस्ट जो है वो डिटरमाइन करता है कि कौन सी जो कंट्री है किसका रिलेशन अच्छा है और किसका रिलेशन बुरा है। और ये जो आइडिया होते हैं समय के साथ हमारे हमारे इंटरनेशनल रिलेशन में कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। और मैंने अभी आपको बताया ये आइडियाज़ कहाँ से कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, विद द हेल्प ऑफ दीज मीन्स। कंस्ट्रक्टेड मीन्स यानी कि कौन सी ऐसे साधन है जिससे हमारी जो है ना सोच जो है किसी दूसरे कंट्री के प्रति वो कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। इसमें आपकी आ जाती है मीडिया, यानी कि न्यूज़ चैनल। जैसे कि आप जितने भी न्यूज़ चैनल देखते हैं रात में, तो आप देखना जितने भी कंट्री आते हैं आपको ऐसा लगता है ना कि इस तरह से न्यूज़ दिखाए जाते हैं जैसे पाकिस्तान ने ये किया, ऐसा लगता है कि चौबीसों घंटा इंडिया पाकिस्तान में वॉर ही चल रहा है। तो ये जो नोशन है इंडिया पाकिस्तान का, या फिर इंडिया बांग्लादेश का, अच्छा बुरा, ये सब क्या होता है, ये कंस्ट्रक्ट किया जाता है इंटरनेशनल रिलेशन में। और इसमें सिर्फ मीडिया ही नहीं, आप स्टेट के जितने भी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, जैसे कि मान लीजिए एम्बेसडर हो गए, स्टेट के एक्सपर्ट हो गए, स्टेट के अंडर काम करने वाले इंटरेस्ट ग्रुप हो गए, ये क्या करते हैं, उस आइडिया को कंस्ट्रक्ट करते हैं। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है, क्योंकि ये आइडिया इसलिए कंस्ट्रक्ट होते हैं क्योंकि स्टेट के कुछ क्या होते हैं, कुछ इंटरेस्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए कि बांग्लादेश से हमारा इंटरेस्ट हो गया वाटर ट्रीटी को साइन करना, वाटर ट्रीटी को फाइनलाइज करना। तो आप देखोगे ना कि जितने भी एक्सपर्ट होते हैं जब वो आते हैं मीडिया में, तो वो सॉल्यूशन देते हैं, यानी कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी टू गेट अंडर दिस एग्रीमेंट। तो हमें क्या होता है, देयर इज़ अ होप कि हो सकता है, या फिर उसकी बातें होती हैं। और फिर क्या होता है, पीपल टू पीपल रिलेशन, लोग, एम्बेसडर, टूरिज्म, ये सब भी क्या करते हैं, ये सब हमारी जो रिलेशन होती है एक एक कंट्री के दूसरे कंट्री के साथ, वो क्या की जाती है, समय के साथ उसको
गठित की जाती है या उसकी रचना की जाती है। और इसी को ना डील करने के लिए स्टेट के बिहेवियर, किस तरह से जो स्टेट का बिहेवियर है वो समय के साथ चेंज होता है उसके इंटरेस्ट को देखकर। और ये जो इंटरेस्ट होती है वो परमानेंट नहीं होती है, समय के साथ चेंज होती है। जैसे मान लीजिए कि इंडिया और पाकिस्तान का रिलेशन ड्यूरिंग परवेज मुशर्रफ इज़ वेरी गुड, बट समय समय के साथ आप देखो वो रिलेशन है अब वो क्या हो गया, एनिमिटी में चेंज हो गई। तो इसी बात को ना कंस्ट्रक्टिविज्म डिफाइन करता है कि जब आप किसी अंतर्राष्ट्रीय विषय में संबंध को समझते हो तो वो क्या होता है, वो रिलेशन जो होता है, संबंध जो होता है, वो समय के साथ चेंज होता है। अब ऐसा नहीं है कि किसी के साथ कंट्री अच्छा रिलेशन में तो वो हमेशा अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि जो स्टेट की इंटरेस्ट है, प्रायोरिटी है, वो चेंज होता है। अब मान लीजिए कि वियतनाम वॉर है। वियतनाम वॉर में आप देखोगे कि यूएस की प्रॉक्सिमिटी है, यूएस की नज़दीकियाँ हैं, वो चाइना के साथ बढ़ जाती हैं। निक्सन जो होते हैं, ही विजिटेड यूएस, और ऐसा इसलिए होता है कि दे वांट पीस इन वियतनाम। वो चाहते हैं कि वियतनाम में पीस स्थापित हो, और वो कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ चाइना। तो इस तरह से स्टेट के जो कुछ इंटरेस्ट होते हैं तो उससे क्या होता है, आप देखोगे नज़दीकियाँ बढ़ती हैं और फिर दूरियाँ भी बढ़ती हैं। और ये जो दूरियाँ, ये जो संबंध है, ये क्या करती हैं, अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन को समझने में हमारी मदद करती है कि कोई जो इंटरेस्ट है, कोई किस इंटरेस्ट से जो स्टेट है एक दूसरे से अपने संबंध को स्थापित कर रहे हैं। जब इतनी बात समझ में आ गई तो हमें ये भी जानना चाहिए कि ना केवल इंटरेस्ट, बल्कि हर स्टेट, हर सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स होते हैं, उसका कुछ कल्चर होते हैं, उसके कुछ वैल्यूज़ होते हैं, और उस वैल्यूज़ को क्या करता है, स्टेट अपने सिटीजन में डालना चाहता है। जैसे मान लीजिए कि स्टेट चाहता है कि उसका जो सिटीजन है वो क्या करे, दे वो नेशनल पॉलिसी को माने, नेशनलिज्म उनमें डेवलप हो, वो क्या हो, डिसिप्लिन हो, वो अपने नेशनल चीज़ों को और भी ज़्यादा प्रैक्टिस अच्छे से करें। जैसे आप देखो कि नेशनल डे का आप सेलिब्रेशन करते हो तो वहाँ पे नेशनल एंथम गाना है, कैसे गाना है, या फिर आप कैसे आप अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो ये सब जो चीज़ें हैं उसको कहते हैं नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। और ये जो होता है हर स्टेट क्या करता है, अपने सिटीजन में डालने की कोशिश करता है। या फिर आप अपने लेवल पे भी समझो, ठीक है, सामाजिक स्तर पे आप क्या करते हो, आपकी जो पेरेंट्स होते हैं वो आपको क्या करते हैं, आपके अंदर डिसिप्लिन लाने की कोशिश करते हैं। आपके टीचर आपको सिखाते हैं कि किस तरह से एक स्टूडेंट जो होता है ना अपने अंदर एक अच्छा स्टूडेंट बन सकता है, यानी आपको रोज दिन होमवर्क लाने की कोशिश, या फिर आप चाहो कि क्लास में आपको कैसे बिहेव करना है, कैसे टीचर जब बोलते हैं तो आपको शांत रहना है, फिर लास्ट में आपको क्वेश्चन पूछना है। तो ये सब क्या है, ये सब कुछ नॉर्म्स हैं जिसमें क्या होता है, आप समय के साथ अपने आप को ढालते हो। और यही जो होता है ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम क्या करते हैं, स्टेट जो होता है, कंट्री जो होता है, वो कोशिश करता है अपने संबंध में लाने के लिए। यानी कि जब भी आप डिप्लोमेसी जिसको कहते हैं, एम्बेसडर जब भी एक दूसरे से मिलते हैं तो किस मुद्दे को रखना चाहिए, कौन से नॉर्म्स को ज़्यादा प्रमोट करना है, किस चीज़ों को ना ज़्यादा वैल्यू देना है, इन सब चीज़ों की बात कंस्ट्रक्टिविज्म कहती है। और इन्हीं चीज़ों पे ना कंस्ट्रक्टिविज्म ध्यान देता है कि कैसे कोई जो मुद्दा होता है, कैसे जो संबंध होता है वो चेंज होता है और उसको रचना की जाती है। कोई भी जो आप देखते हो संबंध, वो परमानेंट नहीं होती है, वो चेंज होते रहती है। और इस चेंज का जो गठन होता है वो स्टेट करता है, और स्टेट इसलिए करता है क्योंकि उसकी जो इंटरेस्ट होते हैं वो समय के साथ चेंज होती है। जब ये सब समझ में आ गई कि कैसे अंतर जो कंस्ट्रक्टिविज्म होता है वो हमारे डेली लाइफ में और अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन में चेंज होता है समय के साथ, तब हम बात करते हैं कि ये कॉन्सेप्ट्स क्या है। हमने ओरिजिन समझ लिया कंस्ट्रक्टिविज्म से कि कंस्ट्रक्टिविज्म है कैसे अंतर्राष्ट्रीय विषय में एक अप्रोच के रूप में उभर के आया। फिर हमने देखा कि कंस्ट्रक्टिविज्म जो है ना वो हमारे डेली लाइफ में और अंतर्राष्ट्रीय विषय में समझने के लिए क्यों जरूरी है। अब जब इतना समझ में आ गया तो हमारी अंडरस्टैंडिंग बनती है कि इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझ लें, जो कि हमें जो पूछा जाता है जब भी आप एनडीए के एग्जाम में जाओ। तो क्वेश्चन ये है कि रियलिज्म ने बात की अनार्की की, यानी कि जो हमारा इंटरनेशनल रिलेशन है वो उसका स्ट्रक्चर कैसा है कि देयर इज नो वन स्टेट विच इज पावरफुल। यहाँ पे क्या है, हर स्टेट क्या है, बराबर है, जिसको हम लोग कहते हैं कि देयर इज अ कंडीशन ऑफ अनार्की, यानी कि हर स्टेट की इक्वल वैल्यू है। जब और जो हर स्टेट होता है वो कैसे फंक्शन करता है, अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, ठीक है। फिर उसके बाद हमने बात की, उन्होंने कहा कि देयर इज अ कंडीशन ऑफ सेल्फ हेल्प, यानी कि हर स्टेट क्या करना चाहता है, इसी वजह से क्योंकि यहाँ पे अनार्की है, हर स्टेट क्या करेगा, सेल्फ हेल्प करेगा। यानी कि ये जो सेल्फ हेल्प का जो मीनिंग है डिफरेंट होता है हर स्टेट के लिए, ठीक है। और यहीं पे जो आप देखो ना कंस्ट्रक्टिविज्म यानी कि वेंट जो है वो आते हैं, कहते हैं कि ये जो अनार्की का मतलब है जो रियलिज्म में आपको देखने को मिलता है, या इंटरेस्ट का मतलब है रियलिज्म में जो आपको देखने को मिलता है, या फिर सेल्फ हेल्प जो है ना
ये सब जो है, ये सब क्या है, गठित है। ये ऐसा नहीं है कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय विषय है ये क्या है, ये सच में ऐसा है। ये सब क्या करते हैं, स्टेट करते हैं अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए इन्होंने इस तरह से डिस्क्राइब किया है। यानी कि ये जो आइडियाज़ है रियलिज्म का, ये अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए कोई भी स्टेट इस तरह की आइडिया इसलिए देते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका जो स्टेट, उनका जो पावर है वो मेंटेन रहे अंतर्राष्ट्रीय विषय में, और वो अपने हेजेमनी को प्रूव कर सके। तो उन्होंने बात की कि कोई भी जो विषय, कोई भी आप संबंध देखते हो अंतर्राष्ट्रीय विषय में, वो क्या होता है, अपने इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए बनाते हैं। या फिर कॉन्सेप्ट्स, जैसे मान लीजिए कि आप देखो एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे कि चाइना, ऐसा माना जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय विषय में चाइना का जो राइज है, आप मियर साइमर के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ो। मियर साइमर्स कहते हैं द राइज ऑफ चाइना इज नॉट पीसफुल, यानी कि जो चाइना का उदय है वो शांतिपूर्वक नहीं होगा। अभी जो कॉन्सेप्ट्स है, ये जो आइडियाज हैं, ये सब क्या हो, इसका मतलब ये कि जो चाइना है वो आने वाले में दिन में हमारे लिए थ्रेट है, यानी खतरा है। जब इस तरह की बातें हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, एक आइडियाज को, एक नॉर्म्स को हम लोग क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। यानी कि चाइना एज अ डेंजर हम क्या करते हैं, इसको हम लोग रचना कर देते हैं, और बाकी जो कंट्री हैं इस नॉर्म्स को मानते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, इस तरह की चीज़ें आप क्या करते हो, अपने इंटरेस्ट के लिए करते हो, ताकि आपकी जो हेजेमनी है इंटरनेशनल रिलेशन में बनी रहे, और आप क्या कर सको, अलायंस फॉर्म कर सको। उसी तरह से आप देखो यहाँ पे एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, जैसे कि इंडिया पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन। ठीक है, इंडिया मानता है ये कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर वेपन इज डेंजरस। न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड जितने भी आइडियाज हैं ये कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ईरान इज गोइंग, ट्राई करता है न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने की। तो यहाँ पे कहा जाता है कि ईरान जो है ना, द न्यूक्लियर वेपन ऑफ, अगर ईरान डेवलप कर लेगा तो हो सकता है दूसरे जो जितने भी आप अरब्स कंट्री हैं उनको खतरा हो सकती है। तो ये जो थ्रेट का परसेप्शन है, यानी कि, और इसी वजह से ना जो एनिमी का कॉन्सेप्ट है ना वो डेवलप हुआ। ठीक है, और इसी वजह से आप देखोगे ना कि कुछ कंट्री जो होते हैं हमारे लिए एनिमी हो जाते हैं, और कुछ जो कंट्री है वो हमारे लिए फ्रेंड हो जाते हैं। ये एनिमी का कॉन्सेप्ट, ये फ्रेंड्स का कॉन्सेप्ट जो है ना, ये हमारे कहाँ से स्थापित हुए, क्योंकि हम क्या करते हैं, नॉर्म्स को, हम अपने रिलेशन को क्या करते हैं, समय के साथ रचित करते हैं, यानी हम उसकी गठन करते हैं, और ये हमारे इंटरेस्ट के लिए होता है। और जब हमारे इंटरेस्ट के लिए नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि इट्स अ फ्रेंड, हमारे लिए ठीक है। और जब आपको इंटरेस्ट में ना लगे तो हम कहते हैं कि इट्स अ एनिमी फॉर अस, इट्स अ थ्रेट फॉर अस। और ये आप देख सकते हो चाइना के कॉन्टेक्स्ट में, ईरान के कॉन्टेक्स्ट में, इवन इंडिया पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी आप समझ सकते हो कि कैसे अंतर्राष्ट्रीय विषय में कोई जो कंट्री है दूसरे कंट्री के लिए थ्रेट हो जाता है, और कोई जो कंट्री है दूसरे कंट्री के लिए फ्रेंड बन जाता है। क्योंकि ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये चेंज होती है समय समय के साथ। अपने इंटरेस्ट को देखकर स्टेट क्या करते हैं, एक कंट्री के दूसरे रिलेशंस को प्रमोट करते हैं या फिर उसको डीमोटिवेट करते हैं। फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय विषय में आप देखोगे ना, वॉल्ज ने कहा कि जो आइडिया है आइडेंटिटी का, यानी कि कोई जो स्टेट है वो एनिमी है, कोई कंट्री फ्रेंड है, ये जो आइडेंटिटी, जो लेबल हम देते हैं, ये क्या करते हैं, ये रिलेटिव है और सोशल बेस्ड होता है। यानी आप क्या करते हो, कंपेयर करते हो, आपको कंपेयर करने, एक कंट्री को दूसरे कंट्री से आप कंपेयर करते हो, और फिर उसको क्या करते हो, उस कंट्री के सोशल बेस्ड, यानी कि सोसाइटी उसको क्या करती है, उस आइडिया का गठन करती है। तो ये सब जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कंस्ट्रक्टिविज्म ने रेज किया कि ये जो रियलिज्म आप देख रहे हो, या फिर यथार्थवाद या फिर उदारवाद में ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आप जो आइडेंटिटी का, सेल्फ हेल्प का, इंटरेस्ट का, अनार्की का, ये इसलिए है क्योंकि हर स्टेट क्या करना चाहता है, रियलिज्म क्या करना चाहता है, अपने पोजीशन को अंतर्राष्ट्रीय विषय में बनाए रखना चाहता है। और उन्होंने कहा कि ये जो आइडेंटिटी है ये जरूरी नहीं है कि एक ही है। यानी कि मान लीजिए कि कोई कंट्री किसी कंट्री के लिए थ्रेट है, तो अब वो थ्रेट जो है ना, वो एक कंट्री के, वो जो है ना, देयर इज अ वेब ऑफ इंटरेक्शन। आइडेंटिटी जो होता है ना, बहुत तरह के होते हैं। किसी, मान लीजिए कि चाइना जो है वो यूएस के लिए थ्रेट है, बट रसिया के लिए चाइना और रसिया का रिलेशन है वो अच्छा है। इंडिया के लिए हो सकता है थ्रेट हो, ईरान के लिए हो सकता है वो फ्रेंड का रिलेशन हो। तो किसी भी कंट्री का जो है ना रिलेशन, वो क्या होता है, रिलेटिव होता है, यानी कि कंपेयर आप कर सकते हो रिलेशन को। फिर उसके साथ उसकी जो आइडेंटिटी होती है वो चेंज होते रहता है, डायनामिक इन नेचर होता है। और वो क्या होता है, फिर उसके बाद देयर इज अ मेनी रिलेशन। अब जरूरी नहीं है कि किसी की आइडेंटिटी एक ही हो एज अ थ्रेट। एक कंट्री के लिए कोई कंट्री जो है वो थ्रेट है तो दूसरे कंट्री के लिए भी थ्रेट होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है वो दूसरे कंट्री का क्लोज फ्रेंड हो, क्लोज अलाई हो। तो ये जो आइडेंटिटी होता है एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ, वो क्या होता है, डायनेमिक होता है,
देयर आर मेनी आइडेंटिटी एंड दीज आइडेंटिटी आर चेंजिंग इन नेचर, समय के साथ चेंज होते रहते हैं। और इस बात का जो है ना कॉन्सेप्ट जो है ना, आइडियाज जो है ना, ये कंस्ट्रक्टिविज्म ने कहा कि ये जो हमारे जो रिलेशन होते हैं, जो अंडरस्टैंडिंग होती है अंतर्राष्ट्रीय विषय में दोस्त और दुश्मन का, ये होता है ना, ये फिक्स्ड नहीं होता है, ये परमानेंट नहीं होता है, ये होता है चेंज होता है स्टेट के इंटरेस्ट के साथ साथ। और ये आइडिया जो होते हैं ना वो बनाए जाते हैं, स्टेट वो क्या करता है, शेप करता है, फॉर्म करता है अपने सिटीजन के अंदर। और इसको कौन करवाता है, आप मीडिया का देख सकते हो, आप मूवीज को देख सकते हो। मुझे याद है कि मैं जब 5 क्लास में थी, मैंने गदर मूवी देखी थी, और गदर मूवी में मुझे पहली बार जो है ना पाकिस्तान का नाम सुना था मैंने। और तब जाके मुझे पता चला था ना उस मूवी से कि पाकिस्तान इज द एनिमी फॉर इंडिया। ठीक है, तो ये जो मूवीज हैं आप देखोगे कि बजरंगी भाईजान जैसे मूवी हो गए, उसमें पाकिस्तान की जो आइडेंटिटी है वो बहुत ही सॉफ्ट दिखाई गई है। या फिर बहुत सारे मूवी आप देखोगे ना उसमें जो है ना इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन को निगेटिव वे में दिखाया गया है। तो ये जो मूवीज होते हैं, फिल्म होते हैं, बुक्स होते हैं, स्टोरी होते हैं, या फिर आप गाने, फोकलोर्स, ये सब क्या करते हैं, ये हमारे आइडियाज को, ये हमारे सोशल नॉर्म्स को हमारे अंदर शेप करते हैं। फिर उसके बाद जब आता है कॉन्सेप्ट सेल्फ और अदर का, यानी कि जब आइडेंटिटी जब आप सेव करते हो एज ए फ्रेंड, एज ए एनिमी, तो ये जो सेल्फ यानी कि ये जो है ना हमारी, ये हम है, हम क्या है, अच्छे हैं, और दूसरे हैं वो क्या है, हमारे लिए खतरा है। ये जो सेल्फ और अदर का कॉन्सेप्ट होता है ना वो भी क्या करते हैं, चेंज होते रहते हैं। यानी कि हमारी जो रिलेशन है वो इंडिया के साथ अच्छी है, या सॉरी हमारी जो रिलेशन है वो बांग्लादेश के साथ अच्छी है, तो ये हमारे लिए क्या है, दीज आर आवर क्लोज फ्रेंड्स, यानी कि दीज आर सेल्फ, दीज आर लाइक अस। बट जब बात करें पाकिस्तान की तो ये हम क्या कहते हैं, दीज आर अदर्स, मतलब ये हमारे लिए थ्रेट है और दीज आर थ्रेट फॉर अस। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है सेल्फ अदर का, एनिमी और फ्रेंड का, ये क्या होता है, कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। और इस पे किसने जोर दिया, कंस्ट्रक्टिविज्म ने जोर दिया, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविज्म कहता है कि कोई भी जो रिलेशन होता है वो समय के साथ क्या होता है, चेंज होता है। अब हम बात कर लेते हैं बेसिक्स की, कॉन्सेप्ट्स की। तो आगे जब बढ़ते हैं तो उसमें हम पूछा जाता है कि ये कैसे कैसे जो होता है ना ये जो कंस्ट्रक्टिविज्म काम करता है, यानी कैसे जो हमारी आइडियाज होती हैं किसी भी स्टेट के प्रति वो कंस्ट्रक्ट की जाती है समय के साथ। तो वो डिपेंड करता है स्टेट के इंटरेस्ट पे। ठीक है, मान लीजिए कि अभी जो यूएस का इंटरेस्ट है वो ट्रेड का है, मोस्ट अपने इकोनॉमी को डेवलप करना है। जैसे आपने देखा कि अफगानिस्तान के केस में यूएस ने क्या किया, विड्रॉ कर लिया। क्यों, क्योंकि चाइना का ग्रोथ, चाइना का जो राइज था ना वो जो था एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था जिसमें यूएस जो चाहता था अपनी जो अटेंशन, अपनी जो प्रायोरिटी है वो चाइना पे देना चाहता था। और इस वजह से देखो ना कि एक टाइम पे जो अफगानिस्तान जो था ना वो वो यूएस के लिए एक इम्पॉर्टेंट बिंदु था, यानी कि इम्पॉर्टेंट इंटरेस्ट था, जिसकी वजह से यूएस ने नाटो को भी इसमें इन्वॉल्व किया। लेकिन अब समय के साथ साथ क्या हुआ, प्रायोरिटी जो है उनकी चेंज होने लगी और चाइना का राइट जो है, दैट्स वाई आप देखोगे कि देयर इज अ विड्रॉवल, यूएस विड्रॉ फ्रॉम द अफगानिस्तान। तो ये जो कॉन्सेप्ट है स्टेट और इंटरेस्ट का वो चेंज होते रहता है, और इसी वजह से आप देखोगे ना कि जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय विषय में संबंध जो है चेंज होते रहता है। और इसी को ना कंस्ट्रक्टिविज्म के थिंकर्स ने कहा कि दीज रिलेशन आर कीप चेंजिंग, दैट्स वाई बिकॉज द इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट इज ऑल्सो चेंजिंग, दीज आर कीप चेंजिंग। और ये क्या होता है, सब्जेक्टिव इन नेचर होता है, यानी कि ये व्यक्ति परक होता है, स्टेट परक होता है, यानी कि राज्य परक होता है। अगर राज्य का इंटरेस्ट आपके लिए अच्छा है तो आप देखो जरूरत है आपकी, तो उनकी जो आप देखोगे ना आइडेंटिटी होती है वो अच्छी हो जाती है। और समय के साथ आप जो होता है ना आप उनके लिए थ्रेट क्रिएट करोगे, उनके लिए बाधा क्रिएट करोगे, तो आप उनके एनिमी की कैटेगरी में यानी कि अदर के फॉर्म में आपको क्या किया जाता है, आपकी आइडेंटिटी को कंस्ट्रक्ट किया जाता है। और ये कैसे किया जाता है हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस कर लिया। ये जो आइडेंटिटी होती है वो रिलेशनल इन मीनिंग होती है, यानी कि आप दूसरे कंट्री को क्या करते हो, अगर पाकिस्तान हमारा एनिमी है तो बांग्लादेश क्या है, फ्रेंड है। अगर हमारा बांग्लादेश फ्रेंड है तो नेपाल भी फ्रेंड है। तो ये जो आप क्या करते हो, एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ रिलेट करते हो, कंपेयर करते हो, और इसे क्या कहते हैं, इसको इसी से ना आप रिलेटिव इन मीनिंग होता है कि यानी कि हमारा जो संबंध है वो एक दूसरे के कंपेरिजन में किया जाता है। और ये कैसे किया जाता है, हमारी साइकोलॉजी, जैसे कि मान लीजिए कि हमारा नॉर्म्स, जैसे मैंने उदाहरण दिया जेंडर को लेकर के। तो जेंडर क्या करता है, जब भी आप जेंडर के कॉन्सेप्ट्स को लेते हो तो हमारी जो
साइकोलॉजी बन जाती है कि क्योंकि हम जो लड़कियां हैं तो हमें ऐसे बिहेव करना है, लड़के के ये बन जाती है कि हम जो लड़के हैं इस वजह से हमें क्या करना है, कभी रोना नहीं है, हमें मजबूत दिखाना है। तो हमारी साइकोलॉजी जो होती है, हमारी सोशल नॉर्म्स होती है, कुछ इस तरीके से कर दी जाती है कि हम जो है ना, हम अपनी साइकोलॉजी को उस हिसाब से सेव कर लेते हैं। ठीक उसी तरह अंतर्राष्ट्रीय विषय में क्या होता है, सिटीजन और स्टेट क्या होता है, दूसरों की साइकोलॉजी को इम्पैक्ट करते हैं और फिर उनका अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो होता है वो उस तरह से कंस्ट्रक्ट किया जाता है। तो ये हमारे साइकोलॉजी को इम्पैक्ट करता है। और ये जो मीनिंग्स होती हैं, ये जो आइडेंटिटी होती है, वो एक नहीं होती है, बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, जैसे किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए बुरा, एक ही कंट्री, उनके अलग अलग रिलेशन होते हैं। तो दीज आर द वेब्स ऑफ मीनिंग, ठीक है। और वेब्स ऑफ मीनिंग कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं एक कंट्री के दूसरे कंट्री के साथ बेस्ड ऑन देयर इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये जो सब कुछ कॉन्सेप्ट हुआ जिससे क्या होते हैं, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स को देखते हुए समझते हैं कि जो थ्रेट्स होते हैं, मान लीजिए कि सिक्योरिटी डायलेमा हो गया, या फिर आप देखो ना कि न्यूक्लियर, ठीक है। इसमें सबसे अच्छा उदाहरण आप देख लो, नॉर्थ कोरिया के पास भी न्यूक्लियर वेपन है और यूके के पास भी न्यूक्लियर वेपन है। यूएस का कहना ये है कि नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर वेपन क्या है, डिस्ट्रक्टिव इन नेचर है, जबकि ऐसा उन्होंने कभी भी यूके के कॉन्टेक्स्ट में नहीं कहा। क्यों? ऐसा तो नहीं है ना कि न्यूक्लियर वेपन जो है वो, यूके का न्यूक्लियर वेपन जो है उतना डिस्ट्रक्शन नहीं क्रिएट करेगा एज कम्पेयर टू नॉर्थ कोरिया। न्यूक्लियर वेपन दोनों के लिए आप कहीं पे भी रखो वो क्या होता है, उतना ही खतरनाक होता है। फिर भी उनका कहना ये है क्योंकि नॉर्थ कोरिया जो है ना, बिकॉज दीज आर एनिमी फॉर अस, इसलिए इनकी जो जितनी भी आप डेवलपमेंट है, जितनी भी आप नॉर्थ कोरिया की जो, उन पे रिलाई नहीं किया जा सकता है। और जबकि यूके जो है, देयर इज अ गुड फ्रेंड, गुड रिलेशन बिटवीन दिस, दैट्स वाई इस तरह की चीज़ें जो आप ना यूके के कॉन्टेक्स्ट में आपको कम देखने को मिलता है। तो एनिमी जो है ना वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है, और इसी वजह से आप देखोगे ना कि उनकी जो हर स्टेप क्या होती है वो हमारे लिए खतरा पैदा करती है, ठीक है, वो हमारे लिए थ्रेट है। न्यूक्लियर वेपन ऑफ नॉर्थ कोरिया एंड द ब्रिटेन both are in have the destruction capability, but still we say that the North Korea nuclear weapon policy is more destructive than Britain, ठीक है। हो सकता है कुछ नॉर्म्स, कुछ वैल्यू जो होते हैं ना यूके फॉलो करता है, नॉर्थ कोरिया नहीं फॉलो करता है, बट जब भी हम बात करें एग्रेशन की, चाहे आप देखोगे डिस्ट्रक्शन तो दोनों में सेम ही होते हैं। तो ये जो आइडिया होता है, शेप किया जाता है, फर्स्ट यूज पॉलिसी, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी, ये जो है ना, ये आप देखोगे ना कि हमारी जो बिलीफ है, हमारी फेथ है किसी भी कंट्री के प्रति, न्यूक्लियर को लेकर के या फिर इकोनॉमी को लेकर के, उसको क्या किया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है उसके सिटीजन में। और इसी वजह से हम कहते हैं ये कंट्री हमारे लिए थ्रेट है और ये कंट्री हमारे लिए थ्रेट नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उस नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हैं, हम उसके वैल्यू को फॉलो नहीं करते हैं, दैट्स वाई वो कंट्री जो है ना वो हमारे लिए थ्रेट है। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय विषय में नॉर्म्स है, वैल्यू है, ये क्या करते हैं, हमें दिखाते हैं कि स्टेट का बिहेवियर कैसा है। और स्टेट का बिहेवियर जब आपको समझ में आता है तब आप क्या करते हो, अंतर्राष्ट्रीय विषय को आसानी से समझ सकते हो। और ये आपको देखने को मिला था कोल्ड वॉर में। कोल्ड वॉर में जो है ना, हम बहुत सारी चीज़ों को प्रोडक्ट नहीं कर पाए थे क्योंकि हमने स्टेट के बिहेवियर को क्या किया था, मिस कर दिया था, उसको हम समझ नहीं पाए थे। फिर जब हम बात करेंगे कि स्टेट, ये सब हम कैसे कर पाते हैं, कैसे समझ पाते हैं कि कौन सी आइडिया जो है ना कंस्ट्रक्ट की जाती है, क्योंकि स्टेट हमेशा क्या करते हैं, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में क्या करते हैं, इंटरेक्शन होती है, उनमें क्या होती है, देयर इज सहभागिता, यानी वो एक दूसरे से क्या करते हैं, इंटरेक्ट कर पाते हैं। जब वो इंटरेक्ट कर पाते हैं तो उससे क्या होता है, उनके रिलेशनशिप को समझ में आता है। अब ऐसा नहीं है कि कोई कंट्री जो है ना वो अपने आप को सेपरेट कर ले, ठीक है, किसी भी कंट्री में, इसको कहते हैं आइसोलेशन, आइसोलेशन में चला जाए। अब उसका जो नेटवर्किंग है, जो उसका जो रिलेशन है वो किसी कंट्री के साथ अच्छा है ही नहीं, तो वो क्या करेगा, आप उसके रिलेशन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप उसको जब तक से आप देखोगे नहीं, क्योंकि हमें क्या पता है, हमें पता है कि ये क्या होता है, रिलेटिव इन नेचर होता है, आप हमेशा उसको कंपेयर करते हैं। जैसे कि हमने कहा कि बांग्लादेश का जो रिलेशन है, दीज आर कंपेरेटिवली गुड एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। तो ये हमने क्या किया कि हमने इंटरेक्ट किया दोनों कंट्री से, फिर हमें इसको एनालाइज करने का मौका मिला। तो जब तक से कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री से इंटरेक्ट नहीं कर पाता है, तब से इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रोडिक्ट विच कंट्रीज are behaving in what ways. So the interaction is very important to understand the international relation, how the ideas is constructed about the state. फिर जब बात हो गई कंस्ट्रक्शन की, तो बात की गई कि इंस्टीट्यूशन क्या करता है। इंस्टीट्यूशन जो होता है वो अंतर्राष्ट्रीय विषय में, जैसे कि लिबरलिज्म बात करते हैं, तो वेंड ने समझाया, कंस्ट्रक्टिविज्म ने समझाया कि अंतर्राष्ट्रीय में आप देखो ना, इंस्टीट्यूशन का मेन काम ये होता है
कि वो क्या करते हैं, वो हमारे इंटरेस्ट को यानी कि स्टेट के इंटरेस्ट को क्या करता है, इकट्ठा करता है और वो उनके आइडेंटिटीज को बनाता है। जैसे मान लीजिए कि आप देखो कि जितने भी ट्रीटीज हैं, ठीक है ना, न्यूक्लियर वेपन से रिलेटेड, इसमें आप देखो कुछ कंट्री जो होता है ना वो इनके इंटरेस्ट में नहीं होता है। जैसे आप इंडिया को ही देखो, उसमें एनपीटी का जो ये है आइडियाज है, बहुत सारे ऐसे ट्रीटी है ना जिसमें आप कुछ कंट्री जो है ना उन्होंने साइन नहीं किया क्योंकि वो इनके इंटरेस्ट में मैच नहीं खाता है। तो वो क्या कंट्री कैसे हो गए, दीज कंट्रीज, कभी किसी के लिए वो कहते हैं कि दीज कंट्रीज आर नॉट गुड फॉर अस बिकॉज दे डिडंट साइन दिस। व्हाई दे डिडंट साइन इट, बिकॉज वो उनके इंटरेस्ट में नहीं है। तो इंस्टीट्यूशन क्या करता है, इंस्टीट्यूशन हमारे आइडेंटिटी को क्या करता है, फैसिलिटेट करता है, आगे बढ़ाता है कि दीज कंट्रीज आर गुड, दीज कंट्रीज, हम क्या करते हैं, अगर अच्छा आप उसमें ट्रीटीज में आते हो तो हम क्या करते हैं, इंटरेक्शन होता है हमारे एक कंट्री से दूसरे कंट्री के साथ। ठीक है, आप भी एनपीटी पे साइन करो, मैं भी एनपीटी पे साइन करूंगा, और इससे क्या होता है ना कि देयर इज अ गुड रिलेशन बिटवीन दिस टू कंट्रीज। फिर उसके बाद आपके इंटरेस्ट, मान लीजिए कि एक का इंटरेस्ट जो है ना वो सिक्योरिटी से रिलेटेड है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है, तो बाकी जो कंट्रीज होते हैं ना वो साथ आते हैं, और ये जो साथ आने से क्या होता है, उनकी संबंध जो होती है कंस्ट्रक्ट की जाती है। तो इंस्टीट्यूशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी आइडेंटिटीज़ को फॉर्म करने में, आपकी आइडेंटिटीज़ और रिलेशंस को कंस्ट्रक्ट करने में, क्योंकि इंस्टीट्यूशन क्या करता है, आपके इंटरेस्ट को क्या करता है, गठित करता है, एक साथ लाता है और फिर उसको फैसिलिटेट करता है। फिर जब हम बात कर लिए इंस्टीट्यूशन की इंपॉर्टेंस की, तो इंस्टीट्यूशन का क्या होता है, एक नॉर्म्स होता है, वो किसी प्रैक्टिसेस को क्या करते हैं, प्रथाओं को फॉलो करते हैं, और यही जो चीज़ें हैं ना ये अंतर्राष्ट्रीय विषय में, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में हमारे संबंधों को दिखाते हैं एक कंट्री और दूसरे कंट्री के साथ। ठीक है, तो जब भी आप देखोगे बायलैटरल रिलेशन, मल्टीलैटरल रिलेशन, ये सब में क्या होते हैं, एक देयर इज अ नॉर्म्स, देयर इज अ प्रैक्टिस है जिसको आप फॉलो करते हो, और जिस तरीके से आप देखते हो ना, जिस तरीके से स्टेट का बिहेवियर है, जैसे मान लीजिए कि किस तरह से एक स्टेट के दूसरे लीडर जो है ना एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, ट्रीटी कौन सी हो रही है, साइन कैसे हो रही है, तो उनके बिहेवियर को देख करके हम क्या करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विषय में उनके संबंधों को क्या करते हैं, प्रोडिक्ट करते हैं। तो ये सब जो नॉर्म्स हैं, ये सब जो आइडियाज़ हैं, आप कंस्ट्रक्टिविज्म में देखोगे। अब एनटीए क्या पूछता है, जब आपके बेसिक समझ में आ गए तो आपको क्या करना है, एग्जाम में बैठना है, और एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि कौन से थिंकर किस थियरी से रिलेटेड है। तो आपसे हो सकता है पूछा जाए कि कंस्ट्रक्टिविज्म के इंपॉर्टेंट थिंकर्स कौन से, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है ना किस थियरी से रिलेटेड है। तो एक जो कॉन्सेप्ट आता है, अनार्की इज व्हाट स्टेट मेक ऑफ इट, ये जो आइडियाज हैं, ये जो स्टेटमेंट है वो किस थियरी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आप जब भी देखोगे ना, ये जो है ना वर्ल्ड अलेक्जेंडर वेंट की जो है ना आइडियाज हैं, उन्होंने कहा कि जो अनार्की का कॉन्सेप्ट जो आप देखते हो रियलिज्म में, ये क्या करता है, स्टेट अपने इंटरेस्ट के लिए बनाता है। तो अनार्की इज व्हाट स्टेट मेक ऑफ इट, यानी कि अनार्की आप कैसे डिफाइन करोगे, ये स्टेट का इंटरेस्ट है, और इसी वजह से आपको ना आपको लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय विषय में अराजकता है। लेकिन ये अराजकता जो आप देखते हो ना, ये इसलिए है ताकि जो हर स्टेट क्या हो सके, अपने आप को दिखा सके, दे आर मोर पावरफुल, दे सम स्टेट राइज एज हेजमन, सम स्टेट्स गेट सप्रेस। तो ये जो आइडिया अनार्की का, स्टेट अपने इंटरेस्ट में यूज करता है और अपने नॉर्म्स को प्रमोट करता है। सो इन सब चीजों को समझना बहुत जरूरी है जब भी आप अंतर्राष्ट्रीय विषय को समझो। जब हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि रचनावाद को समझते हैं, किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय विषय में हमारी जो पहचान है, एक कंट्री की पहचान दूसरे कंट्री में रचित की जाती है, तो उसमें आप देखोगे ना एक्टर्स जो होते हैं, यानी कि कोई भी स्टेट होता है और उसका सोशलाइजेशन, जैसे मान लीजिए कि कोई डेमोक्रेटिक कंट्री हो गया, कोई ऑटोक्रेटिक कंट्री हो गया, कोई मोनार्की हो गया यानी राजशाही कंट्री, या फिर लोकतांत्रिक कंट्री, इनका जो सोशलाइजेशन होता है, आप देखो कि ऐसा माना जाता है कि मुस्लिम कंट्री दे आर मोर कंजर्वेटिव, यूएस दीज आर वेस्टर्न कंट्रीज आर मोर लिबरल इन नेचर। तो स्टेट होता है सोशलाइजेशन, कौन सी कंट्री में कैसा सोशलाइजेशन है, उसकी स्थितियाँ कैसी है, उसकी समाज से आधारित वो कैसे ये रखते हैं, ये सब क्या होता है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीजन होता है, रिलेशन होता है, जो कि हमारे नॉर्म्स और वैल्यू को डिफाइन करता है। जैसे आप जब डेमोक्रेटिक कंट्री की बात करते हैं, तो डेमोक्रेटिक कंट्री में हम देखते हैं कि उनकी जो रिलेशन होती है वो बाकी कंट्री से अच्छी होती है। अब नॉर्थ कोरिया की बात कर ले, तो नॉर्थ कोरिया में क्या होता है कि देयर इज अ आइसोलेशन, और ऐसा माना जाता है कि दीज कंट्रीज आर नॉट डेमोक्रेटिक। तो
ये सब जो है ना, ये सब स्टेट की आइडेंटिटी जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपको दिखाने के लिए कि उनके नॉर्म्स क्या हैं, उनके वैल्यूज़ क्या हैं, और उससे हम क्या कर सकते हैं। एक्टर जिसमें स्टेट होता है ना, स्टेट जो यानी कि हर स्टेट जो है एक इम्पॉर्टेंट होता है आपको उसके नॉर्म्स और वैल्यूज़ को समझने के लिए, और वो नॉर्म्स और वैल्यूज़ समझे बिना आप अंतर्राष्ट्रीय विषय को नहीं समझ सकते हो। तो एक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द इंटरनेशनल रिलेशन, दैट हाउ द आइडिया इज कंस्ट्रक्टेड, एंड दिस इज स्ट्रेस अपॉन बाई कंस्ट्रक्टिविज्म ने इस चीज़ों पे जोर दिया है कि जब भी आप अंतर्राष्ट्रीय विषय में कोई स्टेट के बिहेवियर को समझें, स्टेट किस उसका सोसाइटी कैसा है, वो कैसे बिहेव करता है उस सोसाइटी में, ये सब समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिर हम बात करें इंपॉर्टेंट थिंकर, उसमें आप अलेक्जेंडर विंड और उनसे रिलेटेड स्टेटमेंट जनरली आपसे पूछा जाता है। निकोलस ओनफ को कहा जाता है कि उन्होंने पहली बार जो आइडिया जो है ना कंस्ट्रक्टिविज्म का दिया, उसमें उनकी जो बुक है वर्ल्ड ऑफ आवर मेकिंग, यानी कि जो समाज है वो क्या है, उसकी रचना जो है ना, उसकी कैसे कंस्ट्रक्ट होता है, ये हमने किया। वर्ल्ड ऑफ आवर मेकिंग कि हमारा समाज हम कैसे उसको गठित करते हैं, बेस्ड ऑन द नॉर्म्स, बेस्ड ऑन द बिहेवियर ऑफ द स्टेट एक्टर, बेस्ड अपॉन द वैल्यूज। तो जब भी आप बात करोगे कंस्ट्रक्टिविज्म की, तो वो नॉर्म्स, वैल्यूज, सोशलाइजेशन, इन सब चीज़ों की बात की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय विषय में जनरली ये जो टर्म्स है, जनरली आप ना साइकोलॉजी या फिर सोशोलॉजी को समझने के लिए यूज़ करते हो, जैसे हमने बात की जेंडर की, लेकिन ये सब चीज़ें ना अंतर्राष्ट्रीय विषय और स्टेट के व्यवहार को समझने में भी हमारी मदद करती है। फिर यहीं से जो है ना आप देखोगे ना कि अंतर्राष्ट्रीय विषय जो है ना वो आता है इंटरडिसिप्लिनरी, यानी कि जब भी आप अंतर्राष्ट्रीय विषय की बात करो तो राजनीतिक विज्ञान के साथ साथ आप सामाजिक विज्ञान, आप सिविल सोसाइटी की बात करते हो, दूसरे एक्टर की बात करते हो, और ये हमारा क्या करता है, अंतर्राष्ट्रीय विषय को समझने में मदद करता है। तो यहीं से जो कॉन्सेप्ट है ना आयर का, वो क्या होता है, इंटरडिसिप्लिनरी हो जाता है। और जब भी हम बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि जब भी आप बात करते हो इंटरनेशनल रिलेशन की, तो आप इंटरडिसिप्लिनरी होने की बात करते हो, देयर इज स्कोप कि आप दूसरे विषय को भी समझो। और ये जो विषय है ना, ये आपको जब भी आप अंतर्राष्ट्रीय विषय समझोगे, अंतर्राष्ट्रीय विषय में जब अंतर्राष्ट्रीय विषय के जो इवोल्यूशन हुआ, उत्पत्ति हुआ, इसमें आप देखने को मिलेगा चार डिबेट क्या करता है, द 4 ग्रेट डिबेट, वो फैसिलिटेट करते हैं कि कैसे जो है ना हम अंतर्राष्ट्रीय विषय को फैक्ट बेस्ड ना बना करके वैल्यू नॉर्म्स इन पे जोड़ दें, ताकि जो है ना हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय विषय है और भी ज़्यादा हमें समझ में आए, और भी ज़्यादा हमें क्या मिले, ज़्यादा से ज़्यादा हम उसकी अंडरस्टैंडिंग कर पाए। और इसी में एक कड़ी में 4 डिबेट आपसे एनटीए पूछता है कि इनमें से कौन सा 4 डिबेट है, पहला डिबेट कौन सा है, सेकंड डिबेट कौन सा है, थर्ड डिबेट कौन सा है, या फिर आपसे पूछ सकता है कि इन डिबेट्स को अरेंज करो कि विच वन इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर, ये कौन सा डिबेट पहले हुआ, सेकंड डिबेट कौन सा है। तो प्लीज आप याद रखो, रियलिस्ट और आइडियलिस्ट इज द फर्स्ट डिबेट, जिसको लिबरलिज्म भी कह सकते हैं। फिर ट्रेडिशनल और बिहेवियरिज्म, एक ने कहा कि हमें क्या करना है, फैक्ट्स पे जोर देना है, एक ने कहा कि स्टेट के व्यवहार पे जोर देना है, जिसकी बात आपने कंस्ट्रक्टिविज्म में भी देख ली। फिर उसके बाद इंटर पैराडाइम डिबेट, यानी कि बहुत सारे नए नए थियरी आने लगे, और उनके बीच क्या हुआ कि विच थियरी इज मोर सुटेबल टू अंडरस्टैंड द इंटरनल रिलेशन। फिर उसके बाद पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म की बात हुई कि कौन सी थियरी जो है वो फैक्ट्स बेस्ड वाली थियरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वैसी थियरी जो कि दोनों को लेकर चले। तो ये सब चीज़ें जो है ना अंतर्राष्ट्रीय विषय को समझने के लिए ज़रूरी है। जब हम इन चीज़ों की बात कर लेते हैं, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विषय में किस तरह से कोई भी विषय है, यानी कि आप कंस्ट्रक्टिविज्म जब भी पढ़ेंगे तो उसका जो इंटरेक्शन होता है दूसरे विषय से, जैसे कि साइकोलॉजी, सोशोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, ये सब चीज़ों को आप समझना, केवल आप राजनीतिक व्यवहार को, राजनीतिक विज्ञान को समझ करके आप ना राजनीतिक चीज़ों को नहीं समझ सकते। उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ों को समझना है कि स्टेट कैसे बिहेव करता है, स्टेट का कल्चर क्या है, स्टेट का हिस्ट्री क्या है। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए आपको ना इन सब चीज़ों, बाकी दूसरे विषयों को समझना जरूरी है, तभी आप क्या कर सकते हो, अंतर्राष्ट्रीय को पूरी तरह से समझ सकते हो। और इसी वजह से ये जो 4 डिबेट है, ये डिस्क्राइब करते हैं कैसे अंतर्राष्ट्रीय विषय जो है ना वो ज़्यादा इंक्लूसिव हुआ, कैसे अंतर्राष्ट्रीय विषय जो है ना वो बाकी सब चीज़ों को भी धीरे धीरे अपने अंदर समाहित किया। सो प्लीज कीप इन माइंड कि ऑर्डर क्या है, कौन सा डिबेट पहला है, कौन सा डिबेट सेकंड में आता है, ये सब ऑर्डर आपसे पूछे जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि कंस्ट्रक्टिविज्म से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में या फिर पॉलिटिकल साइंस के 5th यूनिट में। तो पहला क्वेश्चन जनरली जो आपको देखने को मिलेगा, हु हैज आर्ग्यूड दैट ऑब्जेक्टिव रियलिटी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज अ वर्ल्ड ऑफ आवर मेकिंग।
ये चीज़ें हमने बात की थी कि किसने कहा कि वर्ल्ड ऑफ आर मेकिंग, जितने भी आप देखते हो वैल्यूज़, जितने भी आप वस्तुनिष्ठ वास्तविकता से दूर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है, ये हमारे द्वारा बनाई गई दुनिया है। किस थियरी ने इस बात को कहा? तो रियलिज्म, फेमिनिज्म, आइडियलिज्म या फिर कंस्ट्रक्टिविज्म। इसकी बात हमने अभी तुरंत की। ये आपकी जो बुक है ओनुफ, ठीक है, इन्होंने अपनी बुक लिखी और इन्होंने इसमें कहा कि जो हमारी जो दुनिया है, हमारी जो ये क्या है, निकोलस ओनुफ ने कहा इट्स अ वर्ल्ड ऑफ आवर मेकिंग। जो भी आप अंतर्राष्ट्रीय विषय समझते हो, इसकी गठन जो है ना, इसकी रचना हम खुद करते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको अंतर्राष्ट्रीय विषय में कंस्ट्रक्टिविज्म से रिलेटेड आपको देखने को मिलते हैं। बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन आता है बहुत, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अंतर्राष्ट्रीय अप्रोच में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको समझे बिना आप बाकी के जो क्रिटिकल थियरी है ना, उसको नहीं समझ पाओगे। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे मार्क्सिज्म के बारे में, स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म के बारे में। टिल देन कीप रीडिंग एंड हैव अ गुड डे, टेक केयर।